नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। क्या बाजार पर सरकार का मरहम काम नहीं कर रहा? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक दिन पहले सोमवार को बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 1456 पॉइंट्स या यूं कह लीजिए 2.68% की गिरावट दर्ज की गई और इसी गिरावट के साथ एक दिन के अंदर निवेशकों के 6 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल और आईटी स्टॉक्स में रही। ये 3 से 4% की गिरावट के साथ बंद हुए। एक तो महंगाई ने वैसे ही आम लोगों की कमर तोड़कर रखी हुई है, वहीं अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगी हुई है तो उसमें भी आपको नुकसान ही होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह कि मई महीने में खुदरा महंगाई दर में अब की बार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बावजूद इसके बाजार में गिरावट कल भी देखी गई, आज भी गिरावट जारी। बाजार में गिरावट के कई कारण बताए जा रहे हैं। विदेशी बाजारों में बिकवाली और भारत में कोरोना की वापसी को भी बाजार की गिरावट के तौर पर इसे जोड़ा जा रहा है। ये फैक्टर्स गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इससे अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और हम इससे कैसे रिकवर कर पाएंगे। आज करेंगे इसी पर चर्चा और बाजार की तमाम पेचीदगियों को एक्सपर्ट से समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो आज यही बनता है कि भाई ऐसी कौन सी वजह है, क्या कुछ वो कारण है जिनकी वजह से शेयर बाजार इस तरह से धड़ाम हुआ, इस तरह से गिरावट उसमें दर्ज की गई है। क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, उन्हें करेंगे जानने की कोशिश। क्या ग्लोबल मार्केट में गिरावट का दबाव जिसका असर हिंदुस्तान में भी दिखता हुआ? कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था की ये सुस्त पड़ी रफ्तार? क्या बाजार पर सरकार का मरहम नहीं आ रहा काम? तमाम दावे कर रही है, तमाम योजनाएं, तमाम तरह की रणनीति, प्लानिंग, सब कुछ तो करने की कोशिश होती है, लेकिन क्या उसका असर हो रहा है या नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना बड़ा झटका और क्या करें घबराए इन्वेस्टर्स जिनका मोटा पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट के अंदर और शेयर्स के इस तरह से धड़ाम होने के बाद वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। करें तो क्या करें? आज उनके सवालों के भी जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह जी मौजूद है, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ उपस्थित हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं ये, बहुत स्वागत है आपका। और अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी अमन जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर अखिल स्वामी आपके साथ करना चाहूंगी। ये जो इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई, शेयर मार्केट इस तरह से धड़ाम हुआ, सबसे पहले तो आखिर ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा जाए तो पिछले 2 साल में जो शेयर मार्केट बहुत ऊंचाई पे चला गया था और पूरे विश्व में चला गया था, जबकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल फेवरेबल नहीं थे, नेगेटिव थे। हर देश की जीडीपी घट रही थी, कोविड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसके बावजूद शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था। उसके 2-3 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि यूरोप और अमेरिका ने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी और एक प्रकार से बॉन्ड को परचेज करके, क्योंकि मार्केट के अंदर उन्होंने लिक्विडिटी को बढ़ा दिया था, लोगों के पास ये विकल्प था कि वो शेयर मार्केट में आए और शेयर मार्केट में आने की वजह से लिक्विडिटी की वजह से मार्केट बढ़ा था। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पूरे विश्व में जो ब्याज दर थी वो बहुत ज्यादा कम थी और आप जानते हैं कि ब्याज दर और शेयर मार्केट का अंतर संबंध है। जब ब्याज दर कम होती हैं तो लोगों के पास ये विकल्प नहीं होता कि वो एफडी में या बॉन्ड में पैसा लगाएं, तो उनको एक प्रकार से फोर्स किया जाता है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। अब जिस प्रकार से मार्केट में लिक्विडिटी को तक कर रहा है अमेरिका और जिस प्रकार से पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ब्याज दर बढ़ रही है, उसकी वजह से शेयर मार्केट से पैसा खींच रहा है। दूसरी बात, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के अंदर रुपया लगातार वीक हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा बुरी तरह से निकाल रहे हैं और आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने के अंदर कितना ज्यादा पैसा एफआई से निकाला। जितना ज्यादा एफआई पैसा निकालेंगे उतना ज्यादा रुपया कमजोर होगा और जितना ज्यादा रुपया कमजोर होगा उतना ज्यादा एफआई पैसा निकालेंगे।
ये तो भारतीय जो छोटे निवेशक हैं, क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से पैसा लगातार लगाए रखा, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने परचेजिंग की। वरना जिस प्रकार की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से की है, उसके हिसाब से हमारा शेयर मार्केट कम से कम 40% गिर जाना चाहिए था। तो वास्तविकता में ब्याज दर का बढ़ना, फॉरेन मार्केट में लिक्विडिटी का कम हो जाना, रुपए का वीक हो जाना, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर, देखिए जो शेयर मार्केट है वो फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट करता है, पूर्वानुमान लगाता है और इंडिकेटर्स के हिसाब से यह समझता है कि कौन सा सेक्टर काम करेगा, डिफेंसिव सेक्टर करेगा या एग्रेसिव सेक्टर करेगा, और उसके हिसाब से वो अपने फंड को एलोकेट करते हैं। तो अगर ये बॉन्ड के इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो मानी बात है कि इक्विटी मार्केट से पैसा खींच के बॉन्ड मार्केट में जाएगा, और क्योंकि हमारे रेवेन्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने ज्यादा हमारे देश में आए थे उसकी वजह से डॉलर का इनफ्लो हुआ था, रुपए स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग तो नहीं हुआ था लेकिन उतना ज्यादा वीक नहीं हुआ था। लेकिन अगर इस प्रकार से डॉलर निकलता रहा और ये आपस के संबंध बनते रहे और क्रूड के प्राइस भी बढ़ते रहे, तो ये पूर्वानुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और ये आशा है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन शायद और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये जो 3-4 एक प्रकार के आक्रमण हुए हैं और ये जो चक्रव्यूह की रचना हुई है, इससे निकलना बहुत आवश्यक है। जब तक निवेशक को भविष्य के परिकल्पनाओं में पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी तो वो शेयर मार्केट में नहीं रह पाएगा। तो अभी तक तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो पैसा लोग एसआईपी के माध्यम से लगा रहे हैं, वो शेयर मार्केट में बने हुए हैं, उनकी हिम्मत बरकरार रहनी चाहिए। और मेरा सुझाव जो आपने पूछा था कि क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए, देखिए गिरते हुए मार्केट में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो आप पैसा लगा रहे हैं उसको कतई नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी कोई पॉजिटिव ट्रेंड लेगा, इस समय मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सारे जो नेगेटिविटी है उसको एंटिसिपेट करके आत्मसात कर चुका है शेयर मार्केट। तो मार्केट 5-10% गिर सकता है, लेकिन ये मार्केट का कहीं ना कहीं बॉटम आएगा और उसके बाद जब मार्केट उछाल करेगा तो आप अगर एसआईपी में एवरेजिंग करेंगे अपने शेयर प्राइसेस की तो भविष्य में आपको लाभ होने की आवश्यकता है। इसलिए जो छोटे निवेशक हैं वो कम से कम शेयर मार्केट में अगर उनका 3-4 साल का नजरिया है तो शेयर मार्केट में बने रहे, पेशेंस रखिए, यानी कि सब्र करें। फिलहाल हमारे साथ अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। अमन जी, आपको क्या लगता है कि क्या बढ़ी हुई ये जो दरें थी ब्याजों की, उस वजह से ये गिरावट इतनी ज्यादा हो गई? आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इससे? मार्केट में आया है और अभी और करेक्शन होने की उम्मीद है। उसके 2-3 कारण ऑलरेडी कुछ बताए जा चुके हैं। एक कारण जैसे बताया गया कि जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर देशों में बहुत ज्यादा है। अमेरिका जैसे देश में 8, 8.5, 9%, काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ 25, 30, 40% के करीब इन्फ्लेशन भी है। तो जो वहाँ के सेंट्रल बैंक हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इसलिए आया कि कोविड के दौरान 2 सालों में इन सरकारों ने 1/3 पैसा बांटा है मिठाइयों की तरह, कंपनीज को भी और इंडिविजुअल्स को भी, जो भारत सरकार ने नहीं किया है, फिस्कल स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं। और वो जो पैसा बांटा गया उसका जो इफेक्ट है हम लोगों को विश्व में देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जैसे आज अमेरिका ने करीबन 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है और पहले भी वो ऑलमोस्ट हर 1-1.5 महीने के अंतर्गत से 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं और पिछले 1.5 साल से बढ़ा रहे हैं। 1 साल हो गया बढ़ाते हुए। तो ये जो बढ़ने की वजह से जो रेट कभी किसी ने देखे नहीं थे वो आज उनको अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देशों में मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने निवेश कर रखा था वो यहाँ से विड्रॉ करके वहां पे निवेश कर रहे हैं, इसलिए एक मेजर कारण ये रहा। दूसरा जो हिंदुस्तान के अंदर है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहे हैं, वो ऑयल की वजह से बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर सरकार कोशिश तो कर रही है पर कोई ठोस कदम अभी तक सरकार ने नहीं उठाया है। और उस वजह से जो इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ रहे हैं, तो जो कल को ग्रोथ है उसके ऊपर वो काउंटर इफेक्टिव होता है। और वो जो काउंटर इफेक्टिव होता है तो इसलिए उनको भी लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी ग्रोथ जिस तरीके से चल रही है, और पिछले अगर 6 महीने में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने और भारत सरकार ने भी बजट से ही ले 2 बार आंकड़े रिवाइज किए हैं। आरबीआई ने भी रिवाइज करके आंकड़े घटाए हैं। तो इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी डर सा बैठ जाता है कि जब हम निवेश कर रहे हैं और कल को हमारा पैसा बचेगा नहीं बचेगा। और रुपया भी अगर हम देखें
तो वो पिछले 6 महीने से गिरता, नवंबर दिसंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा करके गिरता जा रहा है। तो जो उनको रेवेन्यू गेन होना चाहिए था हाई इंटरेस्ट रेट का हिंदुस्तान में या हाई प्रॉफिटेबिलिटी का, वो उनको नहीं मिलेगा जब वो अपने करेंसी में, चाहे वो यूरो हो या डॉलर हो या येन हो, किसी में भी तबलीग करते हैं। तो इनको देखते हुए थोड़े करेक्शन हो रहे हैं, पर इससे भारत सरकार को या हिंदुस्तान को खतरा नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होती है वो टोटल जो है 7.5 से 8% मैक्सिमम आप लेके चले, जो बॉन्ड्स को भी ले लें तो 9% टोटल हिंदुस्तान की वेल्थ है। बाकी जो वेल्थ है वो आम आदमी के पास, लोगों के पास, सरकार के पास अलग अलग तौर तरीके से, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो और चीजें हो, मेटल्स हो, उनके अंदर वो इन्वेस्ट हुई है। जैसे स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान का बैरोमीटर नहीं है। अमेरिका जैसे देश का है जहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, हिंदुस्तान में जहाँ 7 से 8% या 9% इन्वेस्टमेंट है, वहां पे हमें इसलिए डरने की बात नहीं है। जरूर स्टॉक मार्केट में जैसे बताया कि 2 सालों में जितना चढ़ाव देखा वो पिछले 4-5 सालों में भी नहीं देखा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आया करीबन $35 बिलियन और $45 बिलियन हाईएस्ट रहा है पिछले 5 से 7 सालों में, तो वो भी जो है इमीडिएटली आया। तो वो पोर्टफोलियो मनी जब आया है तो जा भी सकता है, तो इसलिए इतना घबराने की बात नहीं है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत स्टेबल है, अभी सुदृढ़ है, इन्फ्लेशन जरूर तंग कर रहा है बट अभी सुदृढ़ है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आप भी इन्वेस्टर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक में नहीं आना है, बल्कि थोड़ा सब्र करें, पेशेंस रखें, इंतजार करें और बने रहे, वहां पर भागने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मार्केट जिस तरह से धड़ाम हुआ, इन्वेस्टर्स में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, क्या लग रहा है सर? क्योंकि जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? जो भारतीय उद्योग और व्यापार के हैं वो बहुत सारे, नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद जो भारत के लघु उद्योग थे और मध्यम जो थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए और धीरे धीरे देश में बेरोजगारी बढ़ी। शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट की जहां तक बात तो अलग है, जो भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था या फॉरेन की कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां, वो धीरे धीरे यहाँ पे विश्वास कम होने लगा। 2008 में जब मंदी आई थी, हिंदुस्तान में उस मंदी का असर नहीं पड़ा और एफआई का सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में लगा हुआ था, वो बरकरार रहा। बरकरार रहने के बाद जो शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया, मगर नोटबंदी के बाद जो यहाँ के हालात हो रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था के, यहाँ के उद्योग के, अच्छा, शेयर मार्केट आखिर उस उद्योग से, जमीनी हालात से कैसे अलग रह सकता था? धीरे धीरे जमीनी उद्योग से एफआई जो था वो घटता गया और शेयर मार्केट में जो पैसा लगा था वहां से भी लोगों ने पैसा खींचना शुरू किया गया। उद्योग का नियम है कि जहां पे मुनाफा होगा वहीं पे निवेशकर्ता पैसा लगाएगा। विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा पहले जमीन से निकाला, फिर शेयर मार्केट से निकाला। ठीक है। अब डर इस बात का है कि जो उद्योग धंधे हमारे चौपट हुए हैं, जो हमारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से जो हमारे जो देसी निवेशक हैं, इनका पैसा निकालने के बाद जो नुकसान हो रहा, कहीं इनका विश्वास टूटा तो फिर ये भी निकलना शुरू करेंगे और शेयर मार्केट के हालात एक बार बहुत बुरे होने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और खराब होंगे। नेहा जी, हालात आने वाले समय में मार्केट के और बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं इन लोगों को, सरकार क्या कर रही है? और संजय जी तो आप कह रहे हैं कि भाई नोटबंदी की चोट से अब तक भी इकोनॉमी नहीं उभर पाई है, अल्टीमेटली सब कुछ किराया आपका है और भुगत जनता रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हैं वो नहीं देखते कांग्रेस वाले या विपक्ष पार्टियां, बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। जो उनको ये समझ आए कि आईएमएफ और जो विश्व बैंक है, जो उन दोनों ने आकलन किया है उनके अभी इंडिया की जीडीपी 8.2% तक बढ़ने का अनुमान था, जिसके अनुसार सबसे बड़ी जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। और ये अभी जब यहाँ इन लोगों की बैठक होती है, उस बैठक में विश्व बैंक ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी और आईएमएफ ने भी यही डिक्लेयर किया, मिस जॉर्जिवा ने, कि इंडिया जो है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ये सिर्फ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है।
उनका ये मानना है कि अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, 8.2% अनुमान था और 7.9 तो है ये जो अभी का आकलन 2022 का लगा है, तो उनका ये मानना है कि इंडिया के लिए ही अच्छा नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए अच्छा है। लेकिन उस अच्छाई का, उस सकारात्मक पहलू का जिसका आप जिक्र कर रही है, फिर असर दिख क्यों नहीं रहा है मार्केट के अंदर? क्यों मार्केट इतनी गिरावट के साथ धरातल पर चला गया? देखिए, ये शिल्पा जी, ये अभी अर्थशास्त्री जो बैठे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता सर का, लेकिन उन्होंने भी जैसे अभी बताया कि 2 साल पहले ये मार्केट गिरनी चाहिए थी क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन तब नहीं गिरी, उल्टा बढ़ती जा रही थी। तो एक सैचुरेशन पॉइंट, एक गिरावट तो आनी थी, उसे जिसे कहते हैं ना, आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा था, हाइप की जा रही थी कि शेयर मार्केट उठ रही है, जबकि सेंटिमेंट ये थे कि घटनी चाहिए थी। कोरोना था, इन्वेस्टर्स को तो उल्टा नीचे मार्केट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जा रही थी, उसके बावजूद भी सिर्फ ऊपर हुई जा रही थी, तो उसे नीचे आना ही था। आज उसके बावजूद भी बाकी देशों का जो इन्फ्लेशन है वो 40% तक पहुंच गया, और हमारा जो है वो बहुत माइनर सा घटा है। मैं मानती हूँ इसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, इसका असर सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज पर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। इस फैक्टर को तो आपने गिन लिया क्योंकि ये आपको कन्वीनियंट लगा, लेकिन एक और फैक्टर एक्सपर्ट्स की तरफ से मैम कहा जा रहा है कि भाई ये जो ब्याज दरें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, आक्रामक तरीके से जिनमें इंक्रीमेंट कर दिया गया था, उसका भी कहीं ना कहीं असर है कि भारतीय बाजार इस तरह से नेगेटिविटी में उतर गया है। जी शिल्पा जी, उसके बावजूद भी मैं आपको यही बार बार कह रही हूँ, ये समझने की जरूरत है कि बाहर की आईएमएफ हमारी खरीदी भी तो नहीं है। अब विपक्षी पार्टियां कहते हैं ये भी इन्होंने खरीद लिया, आईएमएफ को भी, विश्व बैंक को भी इन्होंने खरीद लिया है, जो वो हमारी जीडीपी 8.2 बता रहे हैं कि फीसदी से बढ़ेगी, बढ़ रही भी है और आगे बढ़ेगी भी। ये शॉर्ट पीरियड है जिसमें हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसको अगर हम दरकिनार कर दें, ये 1-2-4 महीने की बात है, इससे दरकिनार कर दें और इससे अगर हम निकल जाएंगे तो हमारी जीडीपी को, हमें विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज जो है वो विपक्ष पार्टियों को हो रही है कि हर जगह भारत का नाम हो रहा है, भारत को विश्व गुरु बनने से तो अब कोई भी नहीं रोक रहा। प्रधानमंत्री जी के इतने सही निर्णयों की वजह से आज ये हालत है कि कोरोना होने के बावजूद भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो कोरोना में, जबकि बहुत मार्केट हमारी नीचे जानी चाहिए थी, हमारी जीडीपी उतनी नहीं घटी। और गरीब कल्याण योजना जो हम यानी कि आप लोगों को पता था ऑलरेडी कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है। देखिए, ऐसी सिचुएशन तो सारी दुनिया को पता था, जो आज 4th-5वीं लहर चल रही है, क्या वो आनी नहीं थी? क्या वो सभी देशों में आ रही है? 40% तक उनकी जो 40% है वो नीचे, उनकी जो जीडीपी है चलेगी, हमारी तो नीचे नहीं जा रही, हमारी तो सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाले 45 साल की सबसे अधिकतम बेरोजगारी है, 8.1%। संजय जी देखिए प्लीज, आप देखिए, उन्होंने आपको नहीं किया था सर, आप भी मत बेरोजगारी है 45 साल में सबसे ज्यादा। क्या दिखाना चाहते हैं कि डर गए हैं, घबरा गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये व्हाट्सएप ज्ञान ना बताएं, इसीलिए व्हाट्सएप ज्ञान ना बताएं, हमें कोई घबरा नहीं रहे। अपना ज्ञान अपने पास रखे। जवाब मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। आईएमएफ के आंकड़े ना बताएं, हम भी बताते हैं इनको आंकड़े। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के आंकड़े तो आप गिनवा रही हैं, लेकिन वो अनुमान है ना, अब उसे छू पाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, नहीं छू पाएगी, वो तो मैम बात की बात है। लेकिन इस समय जो इन्वेस्टर डरा हुआ है, इस समय जो इन्वेस्टर परेशान है, उसकी मेहनत की कमाई उसे डूबती हुई दिखाई दे रही है। नेहा जी, उन्हें आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं वही बता रही हूँ शिल्पा जी, ये इनका अनुमान है, हमारा अनुमान नहीं है, ये भारतवासियों, देशवासियों का अनुमान नहीं है, ये इनका अनुमान है, विपक्ष का अनुमान है। तो अपना अनुमान अपने पास जेब में सजा के रखें। जो सच्चाई है वो यही है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और ये बात हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने भी आज से 4 महीने पहले ये बात बोली। ये आपकी मुखराहट है जो नजर आ रही है कि आपको जवाब मिल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। प्रॉब्लम ही है कि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आप दोनों आपस में दुतू में तो लग गए, लेकिन दोनों को भी इस बात का इल्म है कि ये जो भारी गिरावट शेयर मार्केट में देखी जा रही है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की कमियां खामियां गिनवाना अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को इस देश के इससे प्रभाव पड़ रहा है, उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, वो त्राहिमाम कर रहा है। प्रोफेसर अखिल स्वामी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपने साफ कहा कि भाई अभी इन्वेस्टर को डरना नहीं है, इंतजार करें, थोड़ा सब्र रखें, लेकिन कैसे
चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्लोबल प्रेशर से जुड़ी तमाम जो खबरें सामने आ रही है, दुनिया भर के शेयर बाजार इन दिनों भारी बिकवाली का सामना कर रहे हैं, कैसे पेशेंस रखें? देखिए, वास्तविकता में विकल्प क्या है हमारे पास? हाँ। जब इन्फ्लेशन 7.5% का हो और हमें बैंक फिक्स डिपॉजिट में 6.5% का इंटरेस्ट मिले, जब ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.5 से घटा के 8.1 कर दिया जाए, जो कि 40 साल में सबसे कम है, हाँ। जबकि इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट कम से कम 2% ज्यादा होना चाहिए और आज 1.5% कम है। तो ये और 2-3 चीजें जो यहाँ पे कहीं कहीं पूर्व वक्ताओं में मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन उसमें दे दूं जी। पिछले 2 साल के अंदर भारतवर्ष में केवल 5-6% ऐसे लोग थे जिनकी इनकम बढ़ी थी। वो सभी लोग वो थे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड थे। मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग की कमर टूटी थी, छोटे उद्योग टूट गए थे। उसकी वजह से यही 6-7% लोग थे जिनके पास परचेजिंग पावर थी। और अगर शेयर मार्केट 10-15% और गिरा तो ये जो 6-7% लोग जिनके पास परचेजिंग पावर बची थी, उनकी भी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था पे और ज्यादा नुकसान होगा। जहां तक ये बात है कि हमारी जीडीपी हाईएस्ट एंटिसिपेटेड है। देखिए, विश्व का एकमात्र देश भारत है जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमको बात करनी चाहिए पर कैपिटा इनकम की, हमको बात करनी चाहिए जो हमारे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। पिछले 3 साल के अंदर जो टॉप के 5% लोग थे उनकी इनकम डबल हुई थी और 95% लोगों की इनकम या तो स्थिर रही थी या उनकी इनकम कम हुई थी। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी अमेरिका ने, उन्होंने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पंपिंग की थी, इसलिए शेयर मार्केट बढ़ा था। वो मार्केट से, और एक बात और समझिए, जो प्रोफेसर अमन ने बहुत अच्छी बात कही जी। जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन तो शायद घट जाए, लेकिन उससे ग्रोथ भी घटती है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि आंकड़ों की बाजीगरी तो गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन आम लोगों के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। ये बस आंकड़ों की बाजीगरी कागजों पर दिखा दी जाएगी। क्यों नहीं शालिनी दुआ जी? जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी शिल्पा जी। यहाँ बैठे अर्थशास्त्री, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ये भी बता सकते हैं कि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो पहले कांग्रेस के टाइम में, तब से आज तक मैं बता रही हूँ 12.8 थी, जो आज घटकर केवल 9.8% रह गई है। ये सिर्फ गरीब कल्याण योजनाएं जो भारत सरकार ने चलाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई, उनकी वजह से ऐसा हुआ है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से घटकर हमारी मतलब हमारा देश जो है वो बहुत हो गई, 12.5% हुए थे ना मोदी सरकार को। हमने पूरा दिन उपलब्धियों के बारे में आप लोगों के अब मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाह रही हूँ। नेहा जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनीति को साइडलाइन कर देते हैं। संजय जी, मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करती हूँ, नेहा जी आपसे भी यही दरख्वास्त करती हूँ। देखिए, हमारे साथ 2 इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने फैक्टर्स गिनवाए हैं, उन फैक्टर्स पर बात करते हैं। नेहा जी, फैक्टर्स गिनवा दिए गए हैं, रीजंस भी बता दिए गए हैं, ऐसे में सरकार इन पर कितना काम कर रही है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। अगर सरकार शिल्पा जी काम नहीं कर रही होती तो यहाँ पर विश्व बैंक और ये जो IMF है ये सब बातें नहीं कहता कि हमारी जीडीपी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और उसके लिए काम किए जा रहे हैं। कोई हमने उनको खरीद नहीं लिया है, विश्व बैंक वालों को या IMF को। आप कितने तकलीफ में आ रहे हैं, आपको जवाब सुनना नहीं, आपको कुछ ना। ये जो तकलीफ है ना वो कांग्रेस वालों को है, विपक्ष पार्टियों को है कि आज देश का नाम इतना कैसे हो रहा है, आज कैसे देश में पैसा है, आज गरीब कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हमारे टाइम में 13% थे, कांग्रेस के टाइम में, आज बीपीएल वाला 10% क्यों रह गए? यही तो आपको तकलीफ है। गरीब और गरीब क्यों नहीं हो रहा, गरीब अमीर क्यों हो रहा है, गरीब क्यों नहीं हो रहा? क्या आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है? एक आम व्यक्ति जिसका अच्छा खासा मोटा पैसा आज मार्केट में डूब गया होगा, वो आपकी इन बातों को सुन रहा होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? समाधान पर बात करने की बजाय, आगे की प्लानिंग पर बात करने की बजाय तू में अगर हम लगे रहेंगे तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था को आगे पटरी पर लाया जा सकेगा? चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मेरी यहाँ मजबूरी है, आपके पास लौटूंगी मैडम, क्योंकि जवाब आप को देना है। अमन अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल ये, कितना बड़ा झटका है ये तो हमने देख लिया,
सब्र करने की बात कही जा रही है, ये भी हमने सुन लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में, उनके जहन में ये प्रश्न, सब्र कितना करें, कितना सब्र करें? क्योंकि अभी भी जिस तरह से चारों तरफ से खबरें सामने आ रही है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है वैश्विक स्तर पर, कोई राहत की तो उम्मीद है नहीं। यानी कि क्या लंबा इंतजार इन्वेस्टर्स को करना चाहिए? क्या कहेंगे सर आप? बात तो लंबा इंतजार की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जब इस स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट का स्टॉक मार्केट का है उसको, तो उसमें जब कोई निवेश करता है वो भली भांति जानता है कि मेरे को इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसमें ये नहीं होता है कि मेरे को फायदा ही फायदा होगा, बिकॉज जब किसी को नुकसान होगा तभी दूसरे को फायदा होगा, क्योंकि एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, तभी बैलेंस होगा। कहीं से यहाँ पे कोई सरकार या कोई भी इंसान पैसा हिमालय की चोटी से निकल के नहीं आ रहा है यहाँ, तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात जब देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को देखें, चाहे वो अमेरिका की हो नैस्डैक हो, चाहे वो जापान की हो निकी हो, चाहे वो एशिया की और मार्केट्स हो, सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी सारी मार्केट में पिछले एक हफ्ते में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो भी निवेशकर होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, मोटा पैसा लगाते हैं, चाहे वो FIIs हो, चाहे वो इंडिविजुअल HNI क्लाइंट्स निवेशकर हो, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी देखते हैं और हिंदुस्तान की मार्केट को भी देखते हैं और ये देखना कोशिश करते हैं किस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट फॉल कर रही है और किस वजह से हिंदुस्तानी मार्केट फॉल कर रही है। तो इसलिए ये कहना कि उनको एकदम से लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है उसका इससे लेना देना नहीं है, बिकॉज जो ये स्टॉक मार्केट में फॉल हुआ है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट की वजह से नहीं हुआ है। जैसे पहले बताया गया कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं अमेरिका में और हिंदुस्तान में भी ये बढ़ाए गए, उसकी वजह से, बिकॉज जैसे अब हिंदुस्तान में बढ़ा तो हिंदुस्तान में भी पिछले 20 साल में आप बैंक से लोन लेके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जब वो निवेशकर लोन लेके इन्वेस्ट करता है तो उसको दर अब ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो अब वो कम लेना चाहेगा पैसा, तो वो निवेश उस तरीके से नहीं करना चाहेगा। जो FIIs, जो पोर्टफोलियो वालों ने पैसा विड्रॉ किया उसकी वजह से, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में या कोई जो ढांचे में ऐसी कमी नहीं आई है जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और ये जो निवेशकर हैं वो ये भली बात ही जानते हैं। अगर वहां पे आती तो सरकार भी रिस्पॉन्सिबल होती और सरकार को दायित्व बनता है कुछ ना कुछ करने का। जहाँ तक इन्फ्लेशन की मैंने आपको बात बताई है, वो लगातार पिछले 6 महीने से बढ़ता जा रहा है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा, हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो ऑयल पुश बेस्ड इन्फ्लेशन है। हिंदुस्तान में फिस्कल स्पेंडिंग बेस्ड इन्फ्लेशन नहीं है जो बाहर के देशों में देखा गया है। तो इसलिए ये सरकार के काफी हद तक हाथ में है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने ऑयल पुल अकाउंट जो हमने भारतीय संस्थान ने 1989 में सजेस्ट किया था, ND तिवारी साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें करीबन 5-5.5 लाख करोड़ पिछले 2 साल में ही इकट्ठे किए हैं एक्साइज और टैक्सेस के द्वारा। इसी तरीके से जो टैक्सेस हैं अगर उसको GST में भी परिवर्तित किया जाता है, जो सरकार में सक्षमता है इस बार करने की, बिकॉज ज्यादातर स्टेट में हिंदुस्तान बीजेपी सरकार है, उसमें भी अगर करती है तो इमीडिएटली 60-65% से 25% पे 28% पे आ जाएंगे, उससे भी एकदम से रिलीफ मिलेगा। और इन्फ्लेशन जो है पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है सर? अगर आपके मुताबिक सरकार ये कर सकती है तो फिर करती क्यों नहीं है? नेहा जी आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन जरा एक बार पहले अमन अग्रवाल जी से इसके पीछे की फैक्टर्स में समझना चाहूंगी। क्या रेवेन्यू के नुकसान के डर की वजह से सरकार बार बार इस कदम को नहीं उठाती है, या फिर यूं कहा जाए कि हमेशा चर्चा में इसे नेग्लेक्ट कर देती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये 2 आइटम है, शराब और तेल। ये 2 ऐसे आइटम है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट को भी और सेंटर को भी होता है रेवेन्यू गेन के अंदर, और इससे इनके जो पदार्थ बनते हैं उनसे भी बनता है, तो उसको वो खोना नहीं चाहती है। और ट्रेडिशनली इसीलिए रहा, जबकि अरुण जेटली जी ने जब GST लागू किया तब कहा कि हम इसको जल्द से जल्द लाएंगे, पर उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई या कोशिश नहीं की गई सरकार के द्वारा, ना केंद्र सरकार ना स्टेट सरकार के द्वारा, कि उसको GST में लाया जा सके, बिकॉज उससे रेवेन्यू लॉस होता है। अगर आपको याद हो, बस जुमला दे दिया गया था कि लोग उसे पकड़कर कुछ दिन तो कम से कम शांत रहेंगे, विश्वास करेंगे। और इसीलिए नेहा शालिनी द्वार जी, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट कर दिया कि भाई ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। और मैं आपसे टू द पॉइंट जवाब चाहूंगी, जो सवाल अमन अग्रवाल जी ने उठाया कि अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती क्यों नहीं है? मैं इतना कहना चाहूंगी शिल्पा जी, एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे 2 बार केंद्र सरकार ने घटाई है। कोई राज्य सरकार बताइए कांग्रेस की जिन्होंने वैट घटाया अपने राज्य से। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कुछ घटाना नहीं चाहते।
केंद्र सरकार 2 बार घटा चुकी है पिछले 6 महीनों में। तो आप बताइए इससे ज्यादा सरकार और क्या करे? कहते हैं मार्केट है, जीएसटी मिलाने की क्यों नहीं सोचते हैं? तो मैं बोल रही हूँ, मैं जीएसटी के दायरे में लाने की क्यों नहीं सोचते हैं? मैंने यही कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है। वो क्यों नहीं वैट घटाते अपने राज्यों में? हमने तो 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटा दी ताकि लोगों की जेब पर इसका असर ना पड़े। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है हमारी है, तो इन लोगों की कोई नहीं है। ये विपक्ष में किसी इक्का दुक्का राज्य में तो बैठे हुए हैं ना, वहाँ क्यों नहीं लोगों की पॉकेट को राहत देते ये लोग? ठीक है, सारी जिम्मेदारी केंद्र की है क्या संजय सिंह जी? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जैसे राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से किस मुद्दे पर केंद्र को बस घेरा जा सके, उसका विरोध किया जा सके। क्योंकि जब राहत देने की बात आती है, आम जनता तक ये राहत पहुंचाने की बात आती है, तो आप लोग पैर पीछे खींच लेते हैं। इस सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद मैं विकास की बात करूंगा। देखिए पेट्रोल सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए। देखिए नेहा जी जी, ये मैं तो इनकी बात जवाब बोलिए संजय जी, बोलिए। आप करिएगा, मैं आपका भी जवाब दूंगा। देखिए इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पे अध्यादेश ला सकते हैं, 3 काले कृषि कानून पे अध्यादेश ला सकते हैं। अगर वो जनता के इतने शुभचिंतक हैं तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लाने के लिए क्यों नहीं अध्यादेश ले आ रहे हैं? इसका जवाब दे सकती है ये नेहा जी? दूसरा विकास की बात सुनिए, नंबर्स आपके पास है, वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो फिर इस पर भी तो अध्यादेश ला सकते हैं ना। ठीक है, सुनिए इन्होंने क्यों अपना वैट सुनिए, विकास की बात सुन लीजिए, विकास की और एक्साइज ड्यूटी पर रखी हुई है, सुन लीजिए, वो जीएसटी पर अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, विकास की पहले संजय जी को एक बार अपनी बात पूरी करने दें। ठीक है, अरे सुनिए, नेहा जी सुन लेते हैं एक बार। देखिए सब लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, उसका भी जवाब। देखिए अगर किसी भी परिवार का विकास होता है, अगर आमदनी किसी भी परिवार की बढ़ती है, तो जो परिवार है, परिवार का मुखिया बच्चों को घुमाने ले जाता है, बच्चों को कपड़े खरीदता है, मिठाइयां लाता है, रेस्टोरेंट में खिलाता है। अगर वाकई जो हमारा विकास IMF जो ये आंकड़े दे रही हैं और 7.1 का जो ग्रोथ रेट बता रही है, मेरी जानकारी अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अरे नेहा जी आप सुनिए तो सही। वो कह रहे हैं कि आप जिस भी रिपोर्ट के हवाले से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर वाकई देश का विकास, सुन लीजिए पहले, आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल अगर वाकई देश का विकास हुआ है तो मोदी जी ने कहा था सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, रोजगार देने की बात छोड़िए, देश के एक सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। रोजगार जहाँ सरकारी अच्छा ठीक है, वो सारे सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, ऐसा लगता है आप दोनों की मिली भगत है। पर्दे के पीछे की आप दोनों की मिली भगत है, एक दूसरे को बचा भी रहे हैं और एक दूसरे को घेर भी रहे हैं, ताकि लोगों को कुछ समझ ही ना आ पाए ये चल क्या रहा है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। चलिए ठीक है, महंगाई की स्थिति है, सुन लीजिए, आज जो महंगाई की स्थिति है उसमें कोई राहत है? पेट्रोल डीजल पे ये कह रही है एक्साइज ड्यूटी के 2 बार दाम घटे। अरे तो जरा अपनी गिरबान में भी तो झांकी ना संजय सिंह जी। जहाँ जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या आपने वैट घटाकर ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि देखिए हमें चिंता है, हमें इतनी चिंता है लोगों की महंगाई की, वो परेशान हो रहे हैं? कोशिश की आप लोगों ने? जवाब दे दिया, जीएसटी के तहत लाए प्रधानमंत्री मोदी, हम स्वागत करेंगे। अच्छा, सब कुछ वो ही कर दे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक है, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी लगातार जुड़े हुए। स्वामी साहब देखिए, राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई। नहीं प्लीज प्लीज आप तरफ में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। देखिए इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, ये कर दे तो हम ये करेंगे, कंडीशंस अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। प्लीज सर, अगर किसी को जनता के लिए कुछ करना होता है ना तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाते संजय सिंह जी। आप कह रहे हैं कि पहले वो करके दिखाए, केंद्र करके दिखाए, तब जब केंद्र ने 2 बार किया तब आपने कितना कर दिया, इस पर भी तो गौर करना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में सुन लीजिए, पुरानी पेंशन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में लागू की है। जनता के लिए जो करना है कर रहे, पेंशन समाप्त की थी भाजपा ने।
हमें जो करना है फिर घुमा दिया ना। हमने बात यहाँ पर बैठ पर हो रही है, टेंशन पर चले गए हैं। यही समस्या बीजेपी के साथ है, जिस पर सवाल पूछा जाता है उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम आधा ठीक है सर। बात कही गई थी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, देखिए ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है सर। में हम अपनी ये तो की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में कभी नहीं खत्म होने वाली है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी पहचानने लगे अब तो। ऐसे में दर्शकों के लिहाज से अगर मैं सवाल करूं, पुरानी पेंशन लागू मुझे जवाब मत दीजिए सर। जनता को जवाब देना होता है, उन तक बस अपनी बात पहुंचाइए तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। मैं जनता को ही जवाब दे रहा हूं, मैं जनता को बता दुनिया भर में इन्फ्लेशन है और जो निराशा हावी हो चुकी है इस समय। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, संजय जी मुझे बात करने दीजिए। 2450 रुपए अब देने जा रहे हैं सर। ये आपके भाषण का मंच नहीं है, यहाँ भाषण का मंच नहीं है सर, प्लीज सर सुनना भी चाहिए। भाषण का ही मंच है, भाषण का मंच नहीं है सर। अगर आपको ये लगता है सर आप जा सकते हैं, ये भाषण का मंच नहीं है, प्लीज। कोई स्कीम होनी चाहिए, हमारे पास स्कीम है, देश चलाने की क्षमता है हमारे पास। बताइए ना क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिए। विपक्षी के तौर पर किसने आपको मना किया है, किसने रोका है? बढ़ाने की इनके पास क्षमता, क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, क्या प्लान है आपके पास, दीजिए ना। क्षमता है। चलिए आपको बीजेपी की ना सही, देश की तो परवाह है ना, दे तो रहे। आप धैर्य से सुनिए, मैं दे तो रहा हूँ। हाँ। मैं कह तो रहा हूँ, पुरानी पेंशन लागू की हमने यहाँ वादा किया था उत्तर प्रदेश में चुनाव में, अगर हम जीतेंगे तो हम 3 सिलेंडर मुफ्त करेंगे, बिजली के दाम आधा देंगे। हमारा देखा देखी बीजेपी ने भी कहा। मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल था कि देश को इस स्थिति से, अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उबारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं आपकी प्रज्ञा सुनने के लिए आप नहीं बैठी सर, आज हमारा ये टॉपिक भी नहीं है। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर सुन लिया आपने, बीजेपी को भी सुन लिया आपने, कांग्रेस को भी सुन लिया आपने। सर अब अगर हम इन्वेस्टर्स के लिहाज से बात करें, संजय जी प्लीज सर, मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं। मैं भी आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, आप कृपया ना बोले, और आप जब सवाल करें तो मैं चुप रहूंगा। तो आप ये बात भी तो नहीं मान रहे ना, दोनों आप भी और नेहा जी लगातार बोले जा रहे हैं सर। अखिल जी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं सर, उनको भी तो सम्मान पूरा सुनना चाहिए ना हमको। चलिए ठीक है सर, आपस में नहीं उलझना है। स्वामी जी अब मुझे आगे समाधान के बारे में बात करनी है सर। हम डिबेट के अंतिम पड़ाव पर है। दुनिया भर में जिस तरह से इन्फ्लेशन है, निराशा हावी है, ऐसे में क्या किए जाने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हम सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सुझाव क्या है उन्हें खुद भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, कैसे डील किया जाने की आवश्यकता है? आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, जाहिर तौर पर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि ये कदम अगर उठा लें तो शायद कुछ राहत मिल जाए, थोड़ी निजात मिल जाए। अवस्था जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं बहुत ओजस्वी हैं, और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दें, थोड़ा 30 सेकंड बोलने का अवसर दें। पहली बात, जो समस्या है ये अंतरराष्ट्रीय स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। हाँ। ये बहुत सीरियस इशू है, इसको मजाक में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ग्रोथ कम हो रही है। दूसरी बात जो है, पेट्रोल और डीजल पे जितने दाम बढ़े हैं उससे ज्यादा दाम वस्तुएं बढ़े हैं। इन्फ्लेशन 7% का रिटेलर्स प्राइस इंडेक्स में है और होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स में 14% का है। तो वास्तविकता में बिचौलियों ने इस स्थिति का फायदा उठाया है। ठीक है। और तीसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए जो आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, मार्केट में जब नेगेटिविटी मैक्सिमम होती है हाँ। तो शेयर मार्केट का बॉटम बनता है। मार्केट में जब यूफोरिया मैक्सिमम होता है, जब 100 में से 100 लोग कहने लगे कि शेयर मार्केट से वाहियात कोई चीज नहीं है, वो मार्केट का बॉटम होता है। और जब 100 में से 100 लोग कहने लगे कि शेयर मार्केट में तो पैसा बनाना बहुत आसान है, जो 2 साल पहले स्थिति बनी थी, वो मार्केट का टॉप होता है। देखिए वास्तविकता में जो इस समय समस्या है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। ये समस्या डिमांड कम होने के बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसका माने जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हैं और जो बिचौलिए हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। वास्तविकता में अगर मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के हाथ में वेतन वृद्धि और पैसा, जैसे आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा हाँ। कि 10 लाख नौकरियां वो क्रिएट करेंगे 1.5 साल में, अगर ये नौकरियां क्रिएट होती हैं हाँ। सरकारी खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जितने भी सरकारी पद खाली हैं, मेरा निवेदन है हाँ। सारे के सारे सरकारी पद भर देने चाहिए हाँ। क्योंकि जिससे मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो। आज मार्केट के अंदर डिमांड कौन क्रिएट करता है? मिडिल क्लास क्रिएट करता है और लोअर इनकम ग्रुप क्रिएट करता है।
रिच क्लास डिमांड नहीं क्रिएट करता, सप्लाई क्रिएट करता है। आज नौकरियां, और जो मिडिल क्लास ये डिमांड क्रिएट करता है वो मिडिल क्लास सर अपनी जद्दोजहद से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ये यूं कहा जाए कि महंगाई की मार की वजह से उसकी आर्थिक कमर इस कदर टूट चुकी है कि वो सर तक नहीं उठा पा रहा है। कैसे पॉसिबल होगा? तो यही मैं सॉल्यूशन की जहां तक बात है, हाँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हाँ। आप बच्चों को अगर नौकरी 3 साल से नहीं देंगे, आर्मी के अंदर उनके रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, सरकारी पद अगर खाली होंगे, प्राइवेट सेक्टर में अगर रिट्रेंचमेंट होंगे, अगर उनकी तनख्वाहें कटेंगी, अगर उनके इंक्रीमेंट नहीं होंगे, हाँ। किसान की इनपुट कॉस्ट अगर 40% बढ़ जाएगी, हाँ। और 5% उसका एमएसपी बढ़ेगा, हाँ। तो इनकम कैसे, लोग कैसे डिमांड क्रिएट करेंगे? बिल्कुल, ना फिर डिमांड क्रिएट होगी, ना फिर ग्रोथ हो पाएगी, अर्थव्यवस्था कैसे फिर पटरी पर लौट पाएगी। नेहा जी, ये टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पर जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये लूपहोल्स, ये बिचौलिए, मैम इन पर तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, कम से कम इतना ही कर लें तो शायद इसका एक बड़े तौर पर इम्पैक्ट पड़ पाए, कुछ राहत मिल पाए या कुछ चीजें बदली हुई नजर आए। जी शिल्पा जी, इसी पर ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में रिसेंटली कल ही जो उनका हुआ, उनका फोकस इसी पे है कि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा दी जाए, सरकारी नौकरियां भरी जाए सारे पद, और हाँ। वो ये बात बोल चुके हैं, और जब बोल चुके हैं तो काम इट मीन्स जैसे ही बोला है तो शुरू हो चुका है। और आने वाले वक्त में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है और दिख भी रही है, लेकिन आने वाला समय जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी चीजों को, फैक्टर्स को नजर में रखा जा रहा है। सभी अर्थशास्त्रियों से इसके बारे में ऑफ कोर्स है कि बैठ के डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो हर चीज पर पहलू रखा जा रहा है, मतलब हर पहलू पे नजर रखी जा रही है, और उसको कैसे सही किया जाए। जॉब क्रिएट करने के लिए आप देखिए कितने सारे आईटी पार्क्स जो हैं, आज तक टेक्सटाइल के आईटी पार्क्स का किसी ने सोचा ही नहीं था। टेक्सटाइल पार्क्स खोले जा रहे हैं जहां पर 28 लाख नौकरियां, ये गौतम बुद्ध नगर में खुल रहा है, कोई बहुत दूर नहीं खुल रहा, गौतम बुद्ध नगर यहीं पास में नोएडा में है। तो ऐसे जॉब क्रिएट करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी के दिमाग में चल रही हैं, और उसे करा भी जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो तैयार होके आईटी पार्क है, टेक्सटाइल आईटी पार्क, ये हार्डली 1 साल में तैयार होके यहाँ जॉब्स मिल जाएंगी। 23.5 लाख से 28 लाख जॉब्स। ठीक है, कुल मिलाकर नेहा जी आपका कहना है कि भारतीय बाजार का आगे भविष्य अच्छा है। बिल्कुल, मैं और हमारे तमाम दर्शक 100% इस बात पर विश्वास करना चाह रहे हैं, लेकिन अमन अग्रवाल जी विश्वास कैसे करें सर? इन्वेस्टमेंट गुरु रिम रॉजर्स की तरफ से जब ये बयान सामने आए कि भाई अमेरिका का ये बेयर मार्केट मेरे जीवन का सबसे खराब बेयर मार्केट हो सकता है, यानी कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिकी शेयरों में अभी और गिरावट आ सकती है? और अगर अमेरिकी शेयरों में गिरावट आई, जाहिर सी बात है फिर इसका इम्पैक्ट भारत में भी होने वाला है, भारत तो अछूता रहने नहीं वाला है। तो ऐसे में चाहकर भी इस बात पर विश्वास करें तो कैसे करें? देखिए जी, जहाँ तक गिरावट की बात है, भारत के अंदर अभी स्टॉक मार्केट में और गिरावट देखने की उम्मीद करनी चाहिए और होगा भी। हाँ, सिर्फ भारत में नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी हो रहा है। तो निवेशकों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ लोग डे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अभी होल्ड कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं। जो डे ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट गिरने की तरफ जा रहा है और वो भी और गिरेगा। जैसे बताया गया, महंगाई की वजह से भी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उनकी वजह से भी, जो अनसर्टिनिटी बन रही है उनकी वजह से भी। जहाँ तक अभी नौकरियों की बात की है, मैं आपके चैनल पे भी और बाकी चैनल पे भी पिछले 2 हफ्ते में लगातार कहता आया हूँ कि भारत सरकार ने करीबन 55 से 65% जो वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, महकमों में, वो भरी नहीं है पिछले 4-5 सालों में। और ये कदम अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख के करीब केंद्र जो नौकरियां हैं वो भरी जाएंगी, जिसमें करीबन 2.5 लाख तो रेलवेज में ही है, 2.5 लाख डिफेंस में है, 1.5 लाख के करीब जो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट है उनमें ही है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जो मेरे आंकड़े निकाले गए थे, करीबन 25 लाख के करीब नौकरियां हैं जो सेंटर में और स्टेट के अलग अलग महकमों में खाली पड़ी हैं, जो भरी नहीं गई। ठीक है, जो सरकार ने सोचा कि हम मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट करके करें, उसके तहत उन्होंने नहीं भरी नहीं थी, पर अब वो भरना जरूरी हो गया है। बिकॉज अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, अब नहीं तो फिर कब? वाकई में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए उससे पहले ही हमें कदम उठाने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात कही गई है पीएम की तरफ से वो हकीकत में भी तब्दील हो। संजय सिंह जी,
जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, कंक्लूजन आपका, क्या उम्मीदें आपको दिखाई दे रही है आगे भविष्य में इस पूरे मसले को लेकर, इन्वेस्टर्स को लेकर, उनके आगे जुड़े हुए भविष्य को लेकर? देखिए, शेयर मार्केट तो ये हमेशा इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं निकलते हैं। शेयर मार्केट पे मेरा कहा जाए पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन यकीन कम है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, इस वर्तमान हालात के प्रति कांग्रेस आगाह करती रही और तमाम अर्थशास्त्री आगाह करते रहे। उसमें पूर्व गवर्नर भी जो आरबीआई के थे उन्होंने भी आगाह किया, आजकल वो विदेशों में है, उन्होंने भी आगाह किया कि जो ये हालात खराब होते जा रहे हैं, ये जो बढ़ती बेरोजगारी है और ये जो खाली पद है जो छोड़े जा रहे हैं, अभी रेलवे में 72,000 पद जो है समाप्त कर दिए गए। ये जो सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं, ये खाली पदों को भरा जाना चाहिए। और वो 8 साल में क्यों अब तक नहीं भरा गया, क्या इंटेंशन है, क्या नीयत है, क्या इंतजार किया जा रहा था देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने का? आज जो पेट्रोल डीजल के दाम है, आज जो देश पे बढ़ता हुआ कर्ज है, ये बहुत चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि ये इनके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर कुछ वादे करते हैं, उन्होंने बहुत वादे किए, खुद उन्होंने आंकड़े दिए हैं, खुद उन्होंने बताया है कि हम क्या आगे करने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, प्लान रखिए। अच्छी देखिए, सवाल ये है कि वो तो हमेशा यही कहते आए हैं। और 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा उन्हीं का था। आज फिर नया वादा किए हैं, वादे पे वादा करते रहते हैं। एक बार जनता फिर यकीन करेगी। और मैं तो दुआ करता हूं कि उनका वादा खरा उतरे, लेकिन आज तक 8 साल में नहीं दिखा है। 2 साल और बचे हैं, ऊपर वाला किसी तरह से ये 2 साल काट दे और हमारा देश श्रीलंका जैसी स्थिति ना हो, मैं यही दुआ कर सकता हूँ। हमारा देश फिर से कांग्रेस के हाथों में आ जाए, फिर देखिए कमाल। दिल की बात तो यही थी ना संजय सिंह जी? चलिए ठीक है, आपको ढेरों शुभकामनाएं, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए मनमोहन सिंह थे इस देश में 2008 में विश्व मंदी आने के बाद भी, जो विश्व में मंदी में नहीं, हिंदुस्तान बच गया था। मंदी में भी आपके मुताबिक मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को बचाकर सरवाइव करने में कामयाब रहे थे। उनसे सीखने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं आपकी मन की बात समझ गई हूँ। ठीक है, दाल को मोदी जी लगातार काटते जा रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका कंक्लूजन चाहूंगी सर। आपकी उम्मीदें क्या दिख रही है? और जरा इस पर भी आपका एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी स्वामी जी। जो संजय सिंह ने कहा कि 2008 में वैश्विक मंदी के दौरान जिस तरह से डील किया गया था, मनमोहन सरकार ने चीजों को मैनेज किया था, वो करने की आवश्यकता है क्या वाकई में? देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, पूरे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे बुरी तरह से परेशान हो गए थे और भारत एकमात्र देश था जो सुदृढ़ रूप से खड़ा हुआ था। आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ और इस डिबेट में भी देख रहा हूँ, ये जब संकट काल होता है परिवार पे या राष्ट्र पे, तो आपस में झगड़ा नहीं किया जाता है। बिल्कुल, ये सारी डिबेट में और सारा इस समय जो इन्हें समझना होगा राजनेताओं पे होना चाहिए था, अर्थव्यवस्था पे होना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होना क्योंकि देश बचेगा, देश की अर्थव्यवस्था बचेगी, तभी तो राजनीति करेंगे ना हुजूर। व्यवस्था से संबंधित बिल्कुल, और न जो वो रोजगार से संबंधित हैं। बिल्कुल, आपस में लड़ना छोड़िए, एकजुट होइए, देश को मैसेज दीजिए कि आप लोग सब सीरियस हैं और देश की समस्याओं को साथ बैठकर समस्या का समाधान कीजिए। हम लोग यहाँ समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे की गलतियां गिनवाने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात आपकी। ऐसे में आप जाते जाते क्या कहेंगे सर उन तमाम इन्वेस्टर्स को? जरा एक बार जो उम्मीद करना चाह रहे हैं, सब्र करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कैसे वो अपने आप को मजबूत रखे और आगे उनके भविष्य को लेकर उन्हें जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है उस पर वो कैसे विश्वास करें सर? कैसे एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बरकरार रखे? क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। 100 में से 100 लोग नेगेटिव हो जाएंगे शेयर मार्केट पे, वो बॉटम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बॉटम के नजदीक हैं, थोड़ा मार्केट गिर सकता है। ठीक है, इस समय अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप लॉस बुक करके जाएंगे। और जो एक कंसेप्ट होता है वीक हैंड्स और स्ट्रॉन्ग हैंड,
ठीक है। वीक हैंड्स होते हैं जो मार्केट के ऊंचाई पे एंटर करते हैं और निचाई पे निकलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो निचाई पे घुसते हैं और जब ऊंचाई होती है तो निकलते हैं। ठीक है। हम निचाई के नजदीक हैं, नेगेटिविटी अपनी मैक्सिमम लेवल पे है। इस समय तक अगर आपने धीरज नहीं रखा था तो कोई बात नहीं थी, अभी नहीं निकले, लेकिन इस तो नेगेटिविटी को सकारात्मकता के साथ लेने की आवश्यकता है, इसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें जाहिर तौर पर सब्र करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। अमन अग्रवाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, आपकी सलाह इन्वेस्टर्स को। तो घबराना नहीं चाहिए। आप जब मार्केट में घुसते हैं तो आपको पता है कि बढ़ाव भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, और उसको ध्यान से नियंत्रण करके, मार्केट को ऑब्जर्व करके, देख के, अपना सोच समझ करके नियंत्रण लें और आगे काम करें। ये एक टेम्पररी फेज है जो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वजह से क्रिएट हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट की वजह से, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अभी बहुत सुदृढ़ है, स्थिर है, और इसलिए कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन एक जहन में सवाल आ रहा है अमन जी कि क्या हम मंदी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं जी, मेरे विचार में अभी हम कहीं पे भी मंदी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, पर अगर इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, हाँ। और आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ाता रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और सरकार नियंत्रण इन्फ्लेशन पे नहीं करेगी, तो फिर हम अगले 1-1.5 साल के अंदर मंदी की तरफ पूरी तरह बढ़ जाए। ठीक है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं अखिल स्वामी जी? लग रहा है कि हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि बढ़ चुके हैं। अच्छा। और पूरा विश्व बढ़ चुका है। हाँ। स्थितियां बहुत गंभीर हैं। हाँ। स्थितियां बहुत गंभीर हैं, और इस गंभीर समय में धैर्य रखकर सारे दिमागों को एकजुट होकर और राष्ट्र हित में और अंतर्राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। ठीक है, स्थितियां गंभीर हैं। ठीक है, और इस बात को हमें एक्नॉलेज करना होगा, स्वीकार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो जितनी स्थितियां गंभीर है उतनी ही गंभीरता के साथ हमें काम भी करना होगा, और काम होगा तभी उसका असर दिखाई देगा, और तभी देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल गंभीरता की बात तो कही जा रही है, क्या उतनी गंभीरता के साथ काम होगा भी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि राजनीति को साइडलाइन करते हुए एक दूसरे के सहयोग के साथ इन दलों को देश के बारे में अब सोचना होगा, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना होगा, क्योंकि देश बचेगा, उसकी अर्थव्यवस्था बचेगी, तभी तो राजनीति करेंगे ना। गंभीर सवाल है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।